गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मिड टर्म का, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, फेज रूल एंड लिक्विड क्रिस्टल। और आई होप अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो 3 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे आप लेक्चर देख चुके हैं, इस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फेज़ रूल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फेज़ रूल में हमको क्या क्या टॉपिक देखने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो फेज़ रूल में सबसे पहले फेज़ के बारे में हम जानते सभी हैं कि फेज़ क्या होता है। तो फेज़ जो होता है ऐसा सिस्टम होता है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो, यानी फिजिकली वो सेपरेट हो सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या है, सॉलिड फेज़ है। तो ये सॉलिड फेज़ जो है इस गैसियस फेज़ से सेपरेट है। तो यानी इसकी देखिए निश्चित बाउंड्रीज है, यानी इनके पास एक डिफिनिट बाउंड्रीज होती है जिससे क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल मेथड से। तो हम लोग फेज को कैसे जानते हैं, फेज को ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए सॉलिड है और इसकी तरफ ये पूरा गैसियस फेज है, तो एक गैसियस फेज है और एक आपका सॉलिड फेज है, ये फेज है। कंपोनेंट कहने का क्या मतलब होता है, कंपोनेंट कहने का ये मतलब होता है, फेज के बाद देखिए फेज हो गया, फेज हो गया, कंपोनेंट। कंपोनेंट कहने का क्या मतलब होता है, कंपोनेंट कहने का यह मतलब है कि कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम है ये, और अब इस सिस्टम को दिखाने के लिए सबसे कम से कम मिनिमम नंबर में कितने केमिकल फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, कितने कम से कम फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी इस सिस्टम को दिखाने के लिए, वही उसका कंपोनेंट कहलाता है। जैसे वाटर के 3 फेजेस हैं, लेकिन सभी को हम किससे दिखाते हैं, H2O से दिखाते हैं ऐसे। तो मतलब एक ही फार्मूला है, अगर एक ही फार्मूले से सारे फेज दिखा ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये 1 कंपोनेंट का सिस्टम है। ये समझने वाली बात है। तो कंपोनेंट का मतलब होगा कि कोई भी सिस्टम को डिफाइन आप कम से कम कितने केमिकल फार्मूले से करते हैं, तो उसे हम कंपोनेंट का नाम देते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट C से करते हैं। फेज को डिनोट किससे करते हैं, P से करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है, नेक्स्ट जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कहते हैं F, ऐसा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो कितने पैरामीटर से कंट्रोल्ड है, कितने पैरामीटर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और वो कौन कौन से पैरामीटर्स है, वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो कौन कौन सा वेरिएबल होगा, एक होगा टेम्परेचर, एक होगा प्रेशर और एक होगा कंसंट्रेशन, ऐसा। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनका प्रभाव किसी भी सिस्टम के ऊपर पड़ता है। कोई ऐसे भी सिस्टम होते हैं जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इन तीनों से वो इंडिपेंडेंट होता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे को हम कहते हैं, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आती है और उसे हम कहते हैं इनवेरिएंट सिस्टम। तो इनवेरिएंट सिस्टम भी हो सकता है, मोनो वेरिएंट भी हो सकता है, डाई वेरिएंट भी हो सकता है और ट्राई वेरिएंट भी हो सकता है। जैसी f की वैल्यू आएगी, यानी अगर f की वैल्यू 0 आ रही है ऐसा, तो इसे कहते हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब इन तीनों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है किन किन कंपोनेंट का प्रभाव जो है सिस्टम के ऊपर पड़ता है, किन किन चीजों से रेगुलेट होता है सिस्टम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक हो सकती है, 3 तक हो सकती है, ऐसा। तो मोनो वेरिएंट, इनवेरिएंट, मोनो वेरिएंट, डाई वेरिएंट और ट्राई वेरिएंट। मैं क्या बोल रहा हूं, वेरिएंट। देखिए अगर 0 है तो इसे बोलते हैं इनवेरिएंट, ऐसा। ये अगर f बराबर 1 है तो कहते हैं मोनो वेरिएंट, मोनो वेरिएंट, ऐसा। 2 है तो डाई कर दीजिएगा, अगर 3 है तो ट्राई कर दीजिएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है कि किसको फेज कहते हैं, किसको कंपोनेंट कहते हैं, किसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब जो ये इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गिब्स फेज रूल है, कि गिब्स फेज रूल किसे कहते हैं। तो अगर हम देखें गिब्स फेज रूल के बारे में, अगर हम देखें कि भाई गिब्स फेज रूल क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि व्हाट इज गिब्स फेज रूल या डिफाइन गिब्स फेज रूल जरूर आता है। तो अब से इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है तो गिब्स फेज रूल है।
गिब्स फेज रूल समझना है तो बस 2-3 बातें को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे गिब्स फेज रूल ये समझने जा रहा है। गिब्स फेज रूल ऐसा, गिब्स फेज रूल जो होगा ये हमेशा किसके लिए है? ये हमेशा है हेट्रोजेनस सिस्टम के लिए है। इस बात का पहला ध्यान रखिएगा, ये हेट्रोजेनस सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। और दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात ये होगा कि जो आपका सिस्टम है, जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है किससे इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए? वे सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए केवल टेम्परेचर से, प्रेशर से और कंसंट्रेशन से। यानी जो भी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं वो इन्हीं 3 चीज से इन्फ्लुएंस्ड होगा, प्रभावित होगा। यानी उसके ऊपर ना तो ग्रेविटी का प्रभाव हो, ना तो ग्रेविटी का प्रभाव हो, ना तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव हो, मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव हो, और ना ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड का प्रभाव हो या इलेक्ट्रिकल फोर्स का प्रभाव हो, ना तो उसके ऊपर सरफेस टेंशन का प्रभाव हो, सरफेस एक्शन या टेंशन भी लिख सकते थे ऐसा। इनमें से किसी का और प्रभाव ना हो। पहली बात, गिब्स फेज रूल किसके लिए है? हेट्रोजेनस सिस्टम के लिए है। दूसरी बात, वो सिस्टम किससे प्रभावित होना चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन से, केवल 3 चीज से, बाकी किसी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसमें से किसी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहां पर अगर ऐसा कंडीशन है तब बातें आगे होगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या कहता है? तो कहता है कि भाई सम ऑफ, किसका सम ऑफ? सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस यानी P एंड और किसके साथ? सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F। तो इन दोनों का सम जो है ये क्या होगा? ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट बाय 2। मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो कंपोनेंट से 2 अधिक होगा, ऐसा। क्लियर है? तो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय 2, यही डेफिनेशन है बस। ये तो कंडीशंस है, ये सारी कंडीशन हैं। तो कंडीशन ध्यान में रख करके डेफिनेशन ये है इसका कि भाई सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय 2। यानी कहने का मतलब है कि P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2 होता है। यही कहने का मतलब है कि भाई इन दोनों का सम C से 2 अधिक होगा, ऐसा। ओके, अच्छा भाई, अगर आप इसको F के फॉर्म में लिखते हैं तो इस P को इस साइड ले जाएं, यहां प्लस इधर जगह माइनस हो जाएगा, तो C माइनस P प्लस 2। तो एक दूसरा फॉर्म ये भी है, ऐसा। तो यही है गिब्स फेज रूल। यही रूल है कि ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं गिब्स फेज रूल। तो गिब्स फेज रूल भी आ सकता है। गिब्स फेज रूल के साथ या तो वाटर सिस्टम आएगा या तो सल्फर आएगा, इन दोनों में से कोई एक सिस्टम आ सकता है। तो गिब्स फेज रूल को ऐसे लिख देंगे, पहले कंडीशन लिखिएगा और फिर उसका डेफिनेशन को लिखेंगे। इसके बाद कोई एक आएगा, या तो हाइड्रोजन आएगा, वाटर सिस्टम, या तो सल्फर सिस्टम। दोनों को मैं सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मैंने वाटर सिस्टम का डायग्राम बना दिया हुआ है, और वाटर सिस्टम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पूरा का पूरा वाटर सिस्टम बस केवल इस डायग्राम से डिफाइन हो जाएगा। अगर आपने कॉपी पे डायग्राम बना दिया तो आधा काम आपका हो गया। अब आपको बस क्या करना है? अब आपको बस जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको बस यहाँ पे लिखना है। कोई भी फेज डायग्राम होता है तो फेज डायग्राम हमेशा क्या बताता है? ये बताता है कि उसमें कितने फेजेस होंगे, ये फेजेस कब इक्विलिब्रियम में होते हैं, और साथ ही साथ ट्रिपल पॉइंट को बताता है। तो अब आपको क्या करना होगा? इसको डिफाइन करना होगा। क्या क्या डिफाइन करना होगा? तो 3 चीजें ध्यान रखिए। क्या क्या ध्यान रखिए? कि जब भी एरिया होगा, कोई भी एरिया होगा, तो ये हमेशा सिंगल फेज को बताएगा, यानी इसमें केवल एक फेज पाया जाएगा। कोई भी एरिया अगर है, अगर कोई कर्व है,
अगर कोई कर्व है तो ये क्या बताएगा, टू फेज को बताता है, यानी दो फेज एक साथ पाए जाते हैं। और अगर कोई ट्रिपल पॉइंट है, अगर कोई ट्रिपल पॉइंट है तो ये क्या बताएगा, थ्री फेज को बताता है, यानी थ्री फेज एक साथ पाए जाते हैं। इतना ही बस आपको ध्यान रखना होगा और इन्हीं को डिफाइन भी करना होता है, कितने एरिया है, कितने कर्व हैं और कितने ट्रिपल पॉइंट हैं। बस यही डिफाइन कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा वाटर सिस्टम हो जाएगा। कैसे हम इस फेज डायग्राम को बनाते हैं, तो हमेशा एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लीजिए, वाई एक्सिस पे प्रेशर। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में तीन फेजेस हैं। तीन फेज का मतलब तीन एरिया है। कौन कौन सा तीन एरिया है उसको अब हम लिखने जा रहे हैं। देखिए लिखने का तरीका कैसा होता है, तो लिखने का तरीका सबसे पहले बताइए कि वाटर जो है इसमें कितने फेज हैं। तो पहला लाइन है कि वाटर इज अ थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेजेस सिस्टम। और लिखिए कौन कौन सा है, तो लिखिए सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है। और साथ ही साथ बताइए कि ये जो है वन कंपोनेंट सिस्टम है, वन कंपोनेंट सिस्टम भी है। क्यों भाई, क्योंकि जितने भी फेज हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वेपर हो, सबको आप किससे दिखाते हो, सबको आप H2O से दिखाते हो। तो ये हो गया। फिर कहिए कि देखिए भाई सिंगल फेज, सिंगल फेज कहाँ कहाँ है, सिंगल फेज इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो इक्विलिब्रिया लिखते हैं, प्लूरल है ये इक्विलिब्रियम का। तो सिंगल फेज इक्विलिब्रिया कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो अब लिखिए देखिए कहाँ कहाँ है। देखिए पहला एरिया BOC लीजिए, तो एरिया लिखिए, एरिया क्या बताएगा, सिंगल फेज एरिया BOC ऐसा। और अच्छा एरिया दिखा देंगे बाद में, लिख दीजिए पहले सॉलिड फेज लिखिए कि भाई सॉलिड फेज है ऐसा। तो ये सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज का मतलब आइस पाया जाएगा। और ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा एरिया से है, तो एरिया BOC ऐसे लिख देते हैं, जिस एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब सिंगल फेज और कहां पाया जा रहा है भाई, तो सिंगल फेज जो है वाटर है, वाटर का मतलब लिक्विड फेज इसका है, तो दूसरा होगा लिक्विड इसका। और इस लिक्विड को आप कहते हैं वाटर ऐसा। और किससे रिप्रेजेंट हो रहा, देखिए यहां पे AOC से, तो यहां लिख दीजिए रिप्रेजेंटेड बाय AOC, हो गया। फिर दिखाइए कि भाई अगला जो है तीसरा फेज कौन सा, वेपर है, वेपर, जिससे आप क्या कहते हो, वाटर वेपर आप कहते हो, तो वाटर वेपर भी लिख दो ऐसा। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो देखिए AOB से, यानी रिप्रेजेंटेड बाय AOB, ऐसे ही लिखना है, देख देख के बस लिखना होता है। तो सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन ही आता है, आने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है। तो इसे देख के जरूर जाइएगा एग्जाम टाइम में, एक दो बार देखेंगे तो यही याद हो जाएगा, और मैं इसको याद भी आपने कई बार किया होगा। तो ये सिंगल फेज हो गया है। अब टू फेज का मतलब, टू फेज का मतलब जितने कर्व हैं उसमें टू फेज, दो फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। कौन कौन से कर्व हैं, तीन कर्व है। कौन कौन सा तीन कर्व है, तो देखिए एक आपका OC है, एक आपका OA है, एक आपका OB है ऐसा। तो OC देखिए, OC को क्या देखिए, OC को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कर्व ही कहेंगे। मेल्टिंग कर्व क्यों कहेंगे, क्योंकि आइस जो होगा मेल्ट होकर वाटर बनाएगा, तो मेल्टिंग कर्व कहते हैं। OA को क्या कहते हैं, तो वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर कर्व है। OB को क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर सॉलिड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका नाम सब्लिमेशन कर्व भी है। तो आप लिख सकते हैं सब्लिमेशन कर्व है OB। क्यों, क्योंकि आइस कन्वर्ट किसमें हो रहा है, वेपर में, तो सब्लिमेशन कर्व के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये कर्व के नाम भी लिख सकते हैं आप, हैं नहीं लिखना है कोई बात नहीं है। तो अगला हेडिंग जैसे सिंगल फेज था, तो अगला हेडिंग दीजिए कि भाई टू फेज इक्विलिब्रिया कहां कहां है, टू फेज ऐसे। तो अगर टू फेज की हम बात करेंगे तो अब लिख के दीजिए कि कौन कौन सा कर्व है। तो अब देखिए भाई टू फेज में क्या है भाई, दिखाइए कि भाई टू फेज इक्विलिब्रिया कहां कहां देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत ही आसान सी बात है, देखिए OC को डिफाइन करना है तो इसमें कौन से दो फेज होंगे, तो एक फेज होगा सॉलिड, एक फेज होगा लिक्विड ऐसा। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए टू फेज में तो सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, लिक्विड के ऐसा।
और ये किससे आप दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं किससे, किस कर्व से, तो ये कर्व आपका होगा ओसी से, रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ओसी। ऐसा देखिए लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, तो अगला दिखाइएगा कौन सा भाई, लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होगा किसके, वेपर के या वाटर वेपर के, लेकिन किससे रिप्रेजेंट है, किससे रिप्रेजेंट है, ओ ए से, यानी ओ ए जो है ऐसा है, कर्व है, कर्व ओ ए लिख दे रहे हैं, कर्व ओ ए, यानी इस पर दो फेज हमेशा इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही तीसरा को देख लीजिए यहां पे, अगर तीसरे को देखेंगे तो कौन कौन सा फेज होगा, वेपर फेज, वेपर फेज इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, सॉलिड फेज यानी आइस, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन सा कर्व है भाई, तो कर्व का नाम देखिए ओ बी लिखा है, तो ओ बी लिखते इसे, ऐसा हो गया, ये टू फेज भी हो गया आपका। अब देखिए थ्री फेज की अगर हम बात करें तो थ्री फेज का मतलब है थ्री फेज इक्विलिब्रियम, थ्री फेज इक्विलिब्रिया, ऐसा। तो थ्री फेज हमेशा किससे दिखाया जाता है, ट्रिपल पॉइंट से, तो ये दिखाया जाता है ट्रिपल पॉइंट से, और ट्रिपल पॉइंट किससे प्रदर्शित होता है, ओ से। देखिए ये ट्रिपल पॉइंट है, यानी ओ ऐसा पॉइंट है जहां पर तीन फेज, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये तीनों इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। कंडीशन 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 देखिए, जब प्रेशर की वैल्यू 4.5 mmHg है, एटमॉस्फेयर नहीं है, mmHg है 4.58, और साथ ही साथ टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.0078, तो ये होना चाहिए वैल्यू। इसके साथ ही साथ अगर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो उस एक एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पर आप नीचे लाएंगे तो टेम्परेचर 0 आएगा, यानी ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को बताएगा। यानी अगर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज का मतलब है आइस में बदलने लगेगा, क्लियर है। ऐसे ही 1 एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ये इसके बॉइलिंग पॉइंट को बताएगा, यानी लिक्विड जो है वेपर में बदलना शुरू कर देगा या उसके साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताएगा। ये जो पॉइंट है 218 ये क्रिटिकल प्रेशर को बताता है, क्रिटिकल प्रेशर को बताएगा, और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं 374 ये क्रिटिकल टेम्परेचर को बताएगा, और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बियॉन्ड दिस पॉइंट, इसके अधिक अगर आप प्रेशर टेम्परेचर करेंगे तो फेज आपस में आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस तरीके से पूरे डायग्राम को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी सहायता से जो है वाटर सिस्टम को बताया जा सकता है। तो ये पूरी बातें हैं वाटर सिस्टम से संबंधित। ये जो डॉटेड लाइन है सुपर कूलिंग को बताता है। सुपर कूलिंग का मतलब है कि अचानक आप क्या कर रहे हैं, कूल कर दें किसी भी चीज को, तो ये सडन कूलिंग को बताता है या सुपर कूलिंग को बताएगा। तो ये सारी बातें जो है किससे संबंधित है, वाटर सिस्टम से संबंधित हैं। चाहिए तो आप इसका नोट कर सकते हैं। जो अगला हमारा फेज रूल का लास्ट टॉपिक है वो है सल्फर सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, या तो वाटर या तो सल्फर। सल्फर सिस्टम की बात करें तो ये 4 फेज का सिस्टम है। 4 फेज कौन कौन से हैं, तो देखिए 4 फेज में एक आपका सॉलिड रोम्बिक है और एक सॉलिड है मोनोक्लिनिक, तो ये दोनों सॉलिड फेज हैं। तो ये हो गया 2 सॉलिड है, एक इसका लिक्विड फेज है और एक इसका वेपर फेज है। तो 4 फेजेस कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए। एक कौन कहते हैं, सॉलिड, क्या कहते हैं, रोम्बिक। एक सॉलिड रोम्बिक फेज है, ऐसा कैसे दिखाते हैं, तो एस आर से लिखते हैं, ऐसे रोम्बिक ऐसे। दूसरा कैसा है, दूसरा फेज है सॉलिड, क्या है, मोनोक्लिनिक है, तो मोनोक्लिनिक लिख दीजिए, ऐसा कैसे लिखते हैं, तो एस एम लिखते हैं ऐसे। दूसरा क्या है, दूसरा आपका फेज है लिक्विड फेज है, सल्फर लिक्विड फेज है, कैसे लिखते हैं, एस एल लिखते हैं। और लास्ट फेज कौन सा है, वेपर है। तो ये कैसा है भाई, तो ये है 4 फेज का सिस्टम। इससे पहले कौन सा पढ़े, 3 फेज पढ़े हैं, तो ये है 4 फेज सिस्टम, ऐसा। लेकिन सभी सिस्टम को दिखाना है तो केवल एक केमिकल फार्मूला चाहिए, और ये किससे दिखाए जाएंगे, ये दिखाए जाते हैं कैपिटल एस से। इसका मतलब 4 फेज का सिस्टम है, लेकिन कंपोनेंट कितना है, तो कंपोनेंट की संख्या कितनी है भाई, 1 है। एक फार्मूले से दिखाया जाएगा।
अब बस इतनी बात लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, ये जो डायग्राम बना है इसी को डिफाइन करना है। फिर से कैसे डिफाइन करना है कि इसमें कितने एरिया हैं, एरिया हमेशा फेज के बराबर होता है, कितने कर्व हैं वो बताना है, और कितने ट्रिपल पॉइंट हैं ये बताना है। तो जब देखिए इसमें इसी में बता दे रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर 4 फेज हैं तो इसका मतलब इसमें 4 एरिया भी होगा। कौन कौन सा 4 एरिया है? तो देखिए एक सॉलिड रोम्बिक का एरिया है, यानी ये 1 फेज इक्विलिब्रिया को बताएगा। किससे दिखाया जाएगा? ए बी जी से। देखिए ए बी जी ये किसको बताएगा? सॉलिड रोम्बिक को बताएगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंगल फेज इक्विलिब्रिया, फिर लिखेंगे सॉलिड रोम्बिक, डैश लगाइए, लिखिए रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ए बी जी, हो गया। फिर क्या लिखिए? फिर लिखिए सॉलिड मोनोक्लिनिक, ये किससे दिखाया जा रहा है? तो ये देखिए दिखाया किससे जा रहा है? बी सी ई से। देखिए ये एरिया, देखिए ये मोनोक्लिनिक का एरिया है, हो गया। फिर तीसरा लिखिए लिक्विड का एरिया, किससे दिखाया जा रहा है? तो डी सी ई से दिखाया जा रहा है, लिख दीजिए। चौथा एरिया क्या लिखेंगे? वेपर, किससे दिखाया जा रहा है? ए बी सी डी से दिखाया जा रहा है। तो ऐसे ये सब सिंगल फेज इक्विलिब्रिया है, बिल्कुल जैसा वाटर किया था वैसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन की तरह देखा जा रहा है कि बस खाली इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिमाग में बैठाया जा रहा है कि भाई ऐसे लिखना है। तो बहुत कुछ यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, बस केवल जिसको आप 1 से 2 बार सुने आपको याद हो जाए, ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए भाई, तो ये सिंगल फेज खत्म हो गया। 2 फेज का क्या मतलब है? 2 फेज का मतलब जितने कर्व हैं उसको बताना है आपको। तो जैसे देखिए पहला कर्व आपका ए और बी है। कौन कौन से 2 फेज यहां पर हैं? तो देखिए ऊपर रोम्बिक है तो एस आर लिख दीजिए, और नीचे वेपर है तो एस वी लिख दीजिए। तो ये 2 फेज इक्विलिब्रिया है। तो 2 फेज इक्विलिब्रिया में आपका पहला हो गया आपका ए बी हो गया, जहां पर 2 फेज है एस आर और एस वी है। अगला कौन सा हो गया? बी सी हो गया दूसरा। बीसी में देखिए ऊपर मोनोक्लिनिक है तो एसएम हो गया, और नीचे वेपर है तो एसवी हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा सीडी ले लीजिए, ऊपर लिक्विड है तो एसएल लिख दीजिए, नीचे क्या है? वेपर है तो एसवी लिख दीजिए। देखिए लिखना कितना आसान है। 3 ये हो गया। चौथा देखिए ये है कौन सा? बी से ई तक। तो बी से ई में दोनों साइड देख लीजिए, इधर रोम्बिक है तो आर लिख दीजिए, इधर मोनोक्लिनिक है तो एस एम लिख दीजिए। मतलब ये 2 फेज इस लाइन पर एक साथ हैं, को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही इसको देखिए सीई को देखिए, इधर लिक्विड इधर मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक के साथ कौन सा है? लिक्विड है तो एसएल लिख दीजिए। सबसे ऊपर देखिए कौन सा है? ईजी है। कौन से 2 फेज हैं? तो एक आपका रोम्बिक है, इसके साथ क्या है? लिक्विड है तो एसएल लिख दीजिए। कितने हो गए? काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कर्व हैं, और ये 6 कर्व क्या हैं? 2 फेज इक्विलिब्रिया को बताएगा, यानी 2 फेज एक साथ पाए जाएंगे। तो 2 फेज को लिख दीजिए, हो गया। अब तीसरा बात क्या डिफाइन करते हैं? तीसरी बात ये डिफाइन करते हैं कि कितने ट्रिपल पॉइंट हैं। ट्रिपल पॉइंट का मतलब 3 फेज एक साथ को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में। कितने पॉइंट हैं? तो देखिए एक बी है, कौन सा 3 फेज एक साथ है? रोम्बिक मोनोक्लिनिक वेपर। दूसरा सी है, कौन से 3 फेज हैं? मोनोक्लिनिक लिक्विड वेपर। अगला कौन सा है? अगला ई है, कौन से 3 फेज एक साथ हैं? रोम्बिक सॉलिड रोम्बिक मोनोक्लिनिक और लिक्विड, ये 3 फेज हैं। तो 3 अपने पास के यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट हैं, तो इन ट्रिपल पॉइंट को बता देंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल दिया करिए हर एक के लिए। कैसे निकालेंगे? एक मैं निकाल के दिखा देता हूं। मान लीजिए ट्रिपल पॉइंट के लिए निकालना है, इस ट्रिपल पॉइंट के लिए मान लीजिए बी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 से निकालिए। कंपोनेंट कितना है इसके लिए? एक कंपोनेंट है तो कंपोनेंट की संख्या 1 हो जाएगा। कितने फेज एक साथ हैं? 3 फेज एक साथ है प्लस 2, ऐसा। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0। ट्रिपल पॉइंट के लिए हमेशा F 0 आता है, यानी ये इनवेरिएंट होता है, ऐसा। तो इसकी वैल्यू ऐसे सब के लिए निकाल दिया करिए। सिंगल फेज के लिए निकाल लीजिए, 2 फेज के लिए निकाल दीजिए, और ये 3 फेज के लिए निकाल दीजिए, ऐसा। एक बात और समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर रोम्बिक जो है मोनोक्लिनिक में कब चेंज होगा? तो ये टेम्परेचर है 95.6 का, यानी 95.6 ऐसा टेम्परेचर है कि जब रोम्बिक जो है वो इक्विलिब्रियम में है मोनोक्लिनिक के साथ। किस टेम्परेचर पर? 95.6 पर।
और दूसरा देखिए एक टेम्परेचर यहाँ पे 120 है। 120 का मतलब है कि ये मोनोक्लिनिक जो है ये लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, ऐसा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर टेम्परेचर कितना आता है 444.6, 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका क्या बताता है, बॉइलिंग पॉइंट बताता है, ऐसा। तो बस आप 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आप इसके एरिया को बताइए, इसके कर्व को बताइए और ट्रिपल पॉइंट को बताएं। इतना बताने से सल्फर भी हो जाएगा। यही 2 देख के जाइए, गिब्स फेज रूल देख के जाइए, एक क्वेश्चन आना पक्का है, एकदम श्योर है, एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम यूनिट को देखते जा रहे हैं और क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये फेज रूल भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसको देख के जाइए, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।